हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा है अर्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगें। दोस्तों पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, किस तरीके से वो गमन करती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी नियम। तो दोस्तों क्या है, मैक्सवेल ने जो एम्पियर का परिपथी नियम था उसे पुनः उसमें संशोधन करके दोस्तों उसे प्रतिपादित किया था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं मैक्सवेल का प्रयोग। दोस्तों यहाँ पर डालेंगे हेडिंग मैक्सवेल का प्रयोग, मैक्सवेल का प्रयोग या एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल नियम, मैक्सवेल नियम। दोस्तों मैक्सवेल ने क्या किया था, यानी एम्पियर के परिपथीय नियम को पुनः संशोधित करके अपना दोस्तों उन्होंने नियम दिया था। आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग दोस्तों इसे लिखेंगे। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय समीकरण। दोस्तों ये है क्या है, एम्पियर लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ से। एम्पियर एम्पियर मैक्सवेल एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय समीकरण, परिपथीय समीकरण। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय समीकरण। तो दोस्तों इसका सबसे पहले चित्र बना लेते हैं किस तरीके से। दोस्तों एक यहाँ पर संधारित्र होता है। दोस्तों इस तरीके से ये एक संधारित्र दिया गया है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक आवेश बना देंगे। इस पर दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश बना देंगे। यहाँ से दोस्तों इसमें आवेश देंगे किसी बैटरी के द्वारा, और यहाँ से इस तरीके से ये आवेश निष्कासित होगा। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे P मान लेते हैं। एक यहाँ पर इस तरीके से लूप बना लेते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों है यहाँ पर एक लूप खींच लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक लूप बनाएंगे। और दोस्तों ये जो लूप है, ये लूप की त्रिज्या मान लेते हैं कि ये लूप की त्रिज्या है R। यहाँ से दोस्तों ये धारा प्रवेश कर रही है, धारा है I। और दोस्तों ये जो पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखना, ये पॉइंट है P। और यहाँ पर दोस्तों इसे M से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर ये दोस्तों ये है संधारित्र। यहाँ पर दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र बनना, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे। माना एक समांतर प्लेट, माना एक समांतर प्लेट, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे विद्युत परिपथ में जुड़ा है, ऐसे विद्युत परिपथ में जुड़ा है, ऐसे विद्युत परिपथ में जुड़ा है जिसमें समय के साथ, जिसमें समय के साथ, जिसमें समय के साथ परिवर्ती धारा, परिवर्ती धारा। दोस्तों धारा के लिए तो हम लोग केवल I नोट करते हैं, लेकिन जहाँ पर T लगा देंगे तो ये हो जाएगी परिवर्ती धारा, यानी समय के साथ बहने वाली धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र
ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक तार को केंद्र मानकर धारावाही चालक तार को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप बनाते हैं। वृत्ताकार लूप बनाते हैं जिसका तल तार के लंबवत होता है। जिसका तल तार के लंबवत होता है। बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थित है। बिंदु P जिसकी परिधि पर स्थित है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एम्पियर का किस तरीके से हम लोग परिपथी नियम लगाएंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर एम्पियर के परिपथी नियम से तो दोस्तों आइए देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन दोस्तों हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जब रेखीय समाकलन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर रेखीय समाकलन BDL cos थीटा अब दोस्तों cos 0 का मान क्या है। cos 0 का मान होता है 1, तो यहीं पर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, समाकलन BDL इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता इंटू I, और दोस्तों ब्रैकेट में T लिखेंगे, यानी ये क्या है, ये है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। क्या दोस्तों, ये परिवर्ती है, तो परिवर्ती धारा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, वृत्ताकार था तो वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, DL का जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई R आ जाएगा दोस्तों। तो B बाहर निकाल लेंगे, B कांस्टेंट है तो B आ जाएगा B इंटू 2 पाई R इक्वल टू न्यू नॉट I, और दोस्तों ब्रैकेट में T। अब दोस्तों जब B का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्पियर के परिपथी नियम से दोस्तों क्या निकालेंगे, B बराबर तो क्या आ जाएगा, B बराबर 2 पाई R ब्रैकेट में। दोस्तों यहाँ पर क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम से जब लूप का नियम लगाएंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 0। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, मान रख देते हैं, अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। अब आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर हाफ सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों यहाँ पर हाफ सिग्मा का मान लिख लेते हैं। तो दोस्तों हाफ सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, यानी ये है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व का दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ये दोस्तों बन जाएगा। अब दोस्तों हमें फ्लक्स लिखना है तो गॉस की प्रमेय से लगाएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, गॉस की प्रमेय से
गाउस प्रमेय से। अब दोस्तों गाउस प्रमेय लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, ई इंटू ए। हम मान रखेंगे दोस्तों ई इंटू ए का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों फाई ई बराबर क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों जब क्यू का मान निकालेंगे यहाँ से जब दोस्तों क्यू का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब क्यू बराबर लिखेंगे तो क्यू बराबर आ जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1 इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे पेज में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, यदि संधारित्र की प्लेटों पर, यहाँ से दोस्तों देखेंगे, यदि संधारित्र की प्लेटों पर, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q समय के साथ परिवर्ती हो तो इसके संगत एक धारा उत्पन्न होती है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन सी धारा होती है वो। तो दोस्तों धारा बनेगी I बराबर, क्या बनेगा दोस्तों, I बराबर डी क्यू। डी क्या है दोस्तों, अल्पांश आवेश है, अपॉन में dt। dt क्या है दोस्तों, अल्पांश धारा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा d ओवर dt। और ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में मान रख देंगे q का। तो दोस्तों q का मान क्या आया है, q का मान आया है एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई। ये दोस्तों इसका मान आया है, ये मान रख देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अलग कर लेंगे दोस्तों, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में आ जाएगा डी फाई ई, और अपान में दोस्तों नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा dt बन जाएगा दोस्तों। तो I का मान ये आ गया निकल कर, यानी I बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt। अब दोस्तों इसका मान रख देते हैं, लिख देते हैं दोस्तों, इसे मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। इसका मात्रक भी एम्पियर होता है, इसका मात्रक भी एम्पियर होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं परिपथ पर कुल धारा। तो दोस्तों मान निकाल लेते हैं कि परिपथ पर कुल धारा। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, परिपथ पर कुल धारा। तो दोस्तों परिपथ की जो कुल धारा है वो क्या है, I बराबर IC और प्लस ID। अब दोस्तों IC और ID क्या है, ये रख लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे जहां IC बराबर है चालन धारा और ID बराबर है दोस्तों विस्थापन धारा। जहां पर चालन धारा होगी वहां पर विस्थापन धारा नहीं होगी, जहां पर विस्थापन धारा होगी वहां पर चालन धारा नहीं होगी। अब आइए दोस्तों इसका मान रख देते हैं। मान फ्रेंड्स काहे में रखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से तो दोस्तों एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इंटू निर्वात की चुंबकशीलता। और दोस्तों कुल धारा, तो कुल धारा क्या है, IC है और प्लस ID है दोस्तों, जहाँ ID क्या है, विस्थापन धारा है। तो मान रख देते हैं फ्रेंड्स,
क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ब्रैकेट में आईसी की जगह आईसी आ जाएगा, प्लस आईडी की जगह दोस्तों मान रख देंगे। तो आईडी का मान क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो आईडी का मान आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो ये दोस्तों मान आ गया है, और यही विस्थापन धारा आ गई है निकल के दोस्तों, और यही है मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय नियम। तो दोस्तों यहाँ पर डाल देते हैं, क्या आया है दोस्तों, न्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी। और दोस्तों यही क्या है, यही है मैक्सवेल का एम्पियर परिपथीय समीकरण, एम्पियर परिपथीय समीकरण। अब आइए चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम। क्या लिखेंगे दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग किस तरीके से स्पेक्ट्रम होते हैं और किस तरीके से उससे हमें तरंगें प्राप्त होती हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है ये सूर्य दिया गया है, इस तरीके से दोस्तों ये जो है ये सन है दोस्तों, सूर्य है, इस तरीके से इसमें किरणें निकल रही हैं बहुत सारी, इस तरीके से ऐसे। तो ये दोस्तों सूर्य है, तो इसके द्वारा जो भी किरणें मिलती हैं उनका एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। किस तरीके का दोस्तों स्पेक्ट्रम होता है, इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम होता है। दोस्तों यहाँ से प्रारंभ करते हैं जो सबसे खतरनाक किरणें होती हैं फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों जो सूर्य से हमें इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम के तरीके से इस तरीके से किरणें मिलती हैं दोस्तों ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों ये होता है गामा रेस का, किसका होता है, गामा किरणों का, गामा किरणों का। दोस्तों इन्हें इस तरीके से बनाते हैं गामा किरणों को दोस्तों। उसके बाद में ये वाला जो होता है ये होता है एक्स किरणों के लिए, एक्स किरणों के लिए दोस्तों होता है। उसके बाद ये जो होता है दोस्तों ये होता है यूवी के लिए, यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों के लिए। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर पराबैंगनी किरणों के लिए। उसके बाद में दोस्तों होता है दृश्य प्रकाश। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दृश्य प्रकाश विजुअल रेज होता है दोस्तों वीआर के लिए। और दोस्तों दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, न्यूटन साहब ने की थी। ये दृश्य प्रकाश है दोस्तों। उसके बाद में ये होता है दोस्तों इंफ्रारेड अवरक्त तरंगें होती हैं दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों ये होता है MW माइक्रोवेव, यानी सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें होती हैं दोस्तों। उसके बाद में जो सबसे बाद में होता है दोस्तों वो होता है RW। और दोस्तों ये क्या होता है, रेडियो तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं। तो दोस्तों ये जो एक स्पेक्ट्रम मिलता है, इस स्पेक्ट्रम के दोस्तों क्या क्वालिटी होती है, क्या खासियत होती है, इनके किस तरीके से गुण होते हैं, इन सब की खोज किसने किसने की, आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं नंबर 1। दोस्तों नंबर 1 पर है गामा किरणें या गामा तरंगे। गामा तरंगे हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से गामा तरंगे होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनका आविष्कार देख लेते हैं, इनकी खोज किसने की। तो दोस्तों सन था 1896 में, यानी सन है 1896 में। और दोस्तों खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है इनके बेकुरल। कौन है दोस्तों, बेकुरल और क्यूरी, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी। दोस्तों इन्होंने इसकी क्या ही की है, खोज की है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी आवृत्ति देख लेते हैं। आवृत्ति परास देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, तो दोस्तों इसकी आवृत्ति होती है 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻22 से 3 × 10⁻18 तक, 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। ये दोस्तों इनकी आवृत्ति परास होती है गामा तरंगों की। तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं दोस्तों।
तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो तरंग दैर्ध्य परास क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का परास दोस्तों क्या होता है? दोस्तों जिनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा अधिक होती है उनकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तो दोस्तों इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 10⁻⁻14 से 10⁻−10 तक, 10 तक ये दोस्तों क्या होता है? इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। अब दोस्तों इसका देख लेते हैं स्रोत क्या होता है, कहाँ से ये निकलती हैं और कहाँ कहाँ को जाती हैं। तो दोस्तों इनका स्रोत क्या है? परमाणुओं के नाभिकों के विघटन में, परमाणुओं के नाभिकों के विघटन में, परमाणुओं के नाभिकों के विघटन में। अब दोस्तों इसके बाद में इसका गुण क्या है? दोस्तों इसके गुण के बारे में देख लेते हैं। क्या करती हैं ये? फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया करती हैं। रासायनिक क्रिया करती हैं, प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये दोस्तों इनका गुण है। अब उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों, किसमें? कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में, परमाणु के नाभिक की संरचना में, परमाणु के नाभिक की संरचना में। ये दोस्तों इसका क्या है? गुण है दोस्तों। तो पहली तरंगे हम लोगों ने देख ली है, गामा तरंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक्स किरणें किस तरीके से व्यवहार करती हैं। तो एक्स तरंगे, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एस तरंगों के बारे में क्या है। तो दोस्तों इनकी देख लेते हैं खोज। इनकी खोज कब हुई है दोस्तों? तो हुई है 1800, सन कौन था दोस्तों? 1895। कौन था दोस्तों? 1895 में। और वैज्ञानिक कौन थे? रॉन्टजन। वैज्ञानिक थे दोस्तों, रॉन्टजन नाम के वैज्ञानिक थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी भी आवृत्ति परास देख लेते हैं। आवृत्ति परास, तो दोस्तों इसकी आवृत्ति परास कितनी है? तो दोस्तों इसकी आवृत्ति परास है 3×10⁻19 से 3×10⁻19 से 1×10⁻16 तक, यानी 10⁻16 हर्ट्ज तक। ये दोस्तों इसकी आवृत्ति परास है। अब दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य परास देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो तरंग दैर्ध्य परास इसका दोस्तों कितना है? 10⁻−11 से 10⁻−11 से 3×10⁻8 तक, 3×10⁻8 तक। ये दोस्तों इसकी क्या है? तरंग दैर्ध्य की परास है। दोस्तों इसका स्रोत देख लेते हैं। स्रोत दोस्तों इसका देख लेते हैं। स्रोत क्या है दोस्तों? तो स्रोत है दोस्तों तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने से। तो क्या होता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य से, भारी लक्ष्य से टकराने पर, टकराने पर। अब दोस्तों देख लेते हैं इनका गुण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स गुण की बात कर लेते हैं। गामा किरणों के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। गामा किरणों के गामा किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। गामा किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों इनका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग क्या होता है? शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने में, शरीर में टूटी हड्डी का पता लगाने में, यानी एक्सरा करने में, शल्य चिकित्सा के रूप में,
शल्य चिकित्सा के रूप में। तो दोस्तों इसमें क्या क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरी तरंग दैर्ध्य कौन है, तीसरी कौन सी तरंग निकलती है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट है पराबैंगनी विकिरण। क्या है दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं पराबैंगनी विकिरण, इनके बारे में दोस्तों किसने खोज की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सन था दोस्तों कौन, 1801। 1801 दोस्तों। वैज्ञानिक कौन थे, वैज्ञानिक थे रिटर। वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, रिटर नाम के एक वैज्ञानिक थे। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी आवर्ती परास। तो आवर्ती परास दोस्तों देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों की आवर्ती परास कितनी होती है फ्रेंड्स। तो 3 × 10⁻16 से 3 × 10⁻16 से 10⁻16 तक, 10⁻16 तक ये दोस्तों इसकी क्या है, परास है। और दोस्तों परास मीटर में होता है। अब तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं दोस्तों। तरंग दैर्ध्य परास। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या दी गई है पराबैंगनी विकिरण की दोस्तों, 10⁻−8 से 10⁻−8 से 4 × 10⁻−7 तक, -7 हर्ट्ज तक। स्रोत देख लेते हैं दोस्तों, इसका स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स स्रोत देख लेते हैं, गामा किरणों के दोस्तों क्या है, सूर्य वैद्युत आर्क स्पार्क के द्वारा ये उत्पन्न होता है। दोस्तों क्या है स्रोत इसका, सूर्य वैद्युत आर्क स्पार्क, वैद्युत आर्क स्पार्क विघटन स्पार्क तथा आयनित गैसों के विसर्जन से, आयनित गैसों के विसर्जन से तो ये दोस्तों इसका स्रोत है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गुण। तो दोस्तों गुण में देख लेते हैं, गुण में क्या है इसके, गामा किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें भी गामा किरणों के सभी गुण, गामा किरणों के सभी गुण पाए जाते हैं। भेदन क्षमता बहुत कम होती है, भेदन क्षमता बहुत कम होती है। भेदन क्षमता बहुत कम होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उपयोग। उपयोग दोस्तों, उपयोग इसका किसमें किया जाता है, नकली दस्तावेज बनाने में, नकली दस्तावेज बनाने में, नकली दस्तावेज बनाने में आदि में दोस्तों क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि 3 तरंगों के बारे में, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथी तरंग के बारे में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथी विकिरण क्या है। दोस्तों चौथा नंबर है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दृश्य प्रकाश की खोज दोस्तों कब हुई है। तो 1666 में। सन दोस्तों किसका रहा है, 1666 का। और दोस्तों खोजकर्ता कौन है, न्यूटन साहब हैं। न्यूटन ने दोस्तों, किसने खोज की है, न्यूटन ने। और दोस्तों न्यूटन का जो समय टाइम पीरियड था वो कितना था, 1666 का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी आवर्ती परास देख लेते हैं। तो आवर्ती परास दोस्तों देख लेते हैं दृश्य प्रकाश का क्या होता है, 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 तक। तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं दोस्तों। तरंग दैर्ध्य परास 4 × 10⁻7 से 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 तक
7 हर्ट्ज तक। अब दोस्तों स्रोत देख लेते हैं, उत्पन्न होने वाले कौन कौन से इसके स्रोत होते हैं। आयनित गैसों, आयनित गैसों तथा तापदीप्त वस्तुओं से, तापदीप्त वस्तुओं से, वस्तुओं से, तापदीप्त वस्तुओं से। दोस्तों ये क्या है, ये है इसका स्रोत। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं गुण। तो दोस्तों गुण के बारे में देख लेते हैं, इनका गुण क्या होता है फ्रेंड्स। परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन का गुण होता है दोस्तों, अपवर्तन का गुण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, यानी सभी प्रकाशिक घटनाएं आ जाती हैं दोस्तों। इसमें क्या है, सभी प्रकाशिक घटनाएं आ जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनका उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अणुओं की संरचना का पता लगाने में, अणुओं की संरचना का पता लगाने में, पता लगाने में। तो दोस्तों इस तरीके से इनका उपयोग है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली विकिरण कौन है दोस्तों, 5वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स 5वां है अवरक्त विकिरण। क्या है दोस्तों, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अवरक्त की खोज कब हुई है। तो सन था दोस्तों 1800। और दोस्तों करने वाले कौन थे, हर्शेल। वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, हर्शेल नाम के वैज्ञानिक थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं आवर्ती परास। तो आवर्ती परास दोस्तों कितनी है इसकी, 4 × 10⁻14 से, 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 तक। ये दोस्तों इसकी क्या है, आवर्ती परास है। अब दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य परास देख लेते हैं दोस्तों। तो तरंग दैर्ध्य दोस्तों इसकी क्या है, 8 × 10⁻7 से, 8 × 10⁻7 से 5 × 10⁻³ तक। -3 तक। अब दोस्तों इसका स्रोत देख लेते हैं, स्रोत देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्रोत इसका क्या है, ताप पुंजों, ताप पुंजों पर ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, तापपुंजों पर ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों ये इसका स्रोत है। अब दोस्तों इसके गुण देख लेते हैं। तो गुण दोस्तों देख लेते हैं, इसका गुण क्या है, तापपुंजों पर ऊष्मीय प्रभाव का दोस्तों गुण है। और स्रोत यानी गर्म वस्तुओं एवं सूर्य से अवरक्त किरणें निकलती हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये मिस्टेक हो गया है, ये वाला पॉइंट इधर है और दोस्तों ये वाला पॉइंट इधर है। यानी दोस्तों ये क्या है, गर्म वस्तुओं से, गर्म वस्तुओं से सूर्य से ये दोस्तों अवरक्त विकिरण निकलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं उपयोग। उपयोग देख लेते हैं दोस्तों। तो उपयोग क्या होगा इसका, उपयोग होगा दोस्तों पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में, पौध घरों में पौधों को गर्म करने में, पौधों को गर्म करने में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स 6वां नंबर देख लेते हैं। 6वें नंबर पर क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया सूक्ष्म तथा माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तथा माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तथा माइक्रो तरंगे।
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इनकी खोज कब हुई है। दोस्तों इनकी खोज हुई है 1888 में। दोस्तों खोज कब हुई है 1888 में। और खोज दोस्तों किसने की है? हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने खोज की है दोस्तों। तभी दोस्तों इन्होंने अपना मात्रक हर्ट्ज रख दिया था आवर्ती के लिए। अब आइए दोस्तों इनकी आवर्ती परास देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी आवर्ती परास देख लेते हैं कितना है। 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻11 से 10�9 तक। तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं दोस्तों। तरंग दैर्ध्य प्रकाश 10⁻−3 से 10⁻−3 से 10⁻−1 तक। और दोस्तों काहे में होता है? ये हर्ट्ज में होता है। स्रोत देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका स्रोत क्या है? स्रोत दोस्तों इसका है मैग्नेट्रॉन नामक नलिका से। मैग्नेट्रॉन नामक नलिका से दोलित्र धारा का निकलना। अब दोस्तों इसके गुण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका गुण क्या है? अभिग्राही परिपथों के गैपों में स्पार्क उत्पन्न करना। गैपों में स्पार्क उत्पन्न करना। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका उपयोग किस में होता है। तो दोस्तों इसका उपयोग होता है उपग्रहों तथा बेतार संचार में। उपग्रहों तथा बेतार संचार में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे अंत में दोस्तों है। आइए हेडिंग डाल लेते हैं फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अंतिम में दोस्तों 7 नंबर। दोस्तों क्या है? रेडियो तरंगे। क्या है फ्रेंड्स? रेडियो तरंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रेडियो तरंगे किस तरीके से गमन करती हैं, क्या इनकी दोस्तों गुण होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं सन कौन सा था जिसने खोज की थी। दोस्तों सन था खोज करने वाला 1895। और दोस्तों वैज्ञानिक कौन थे? तो वैज्ञानिक थे मार्कोनी। कौन थे दोस्तों? मार्कोनी नामक एक वैज्ञानिक थे। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों मार्कोनी। सन 1895 में किसने खोज की थी? मार्कोनी ने। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं आवर्ती परास देख लेते हैं। आवर्ती परास। तो दोस्तों इसकी आवर्ती परास कितनी है? 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴ तक। अब दोस्तों तरंग दैर्ध्य परास देख लेते हैं। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य परास देख लेते हैं कितनी है। तो दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻−1 से 10⁴ तक। और दोस्तों ये काय में होता है? हर्ट्ज में होता है, तो हर्ट्ज में आ जाएगा। दोस्तों इसका स्रोत देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स रेडियो तरंगों का स्रोत क्या है? दोलित्र वैद्युत परिपथ से। दोलित्र वैद्युत परिपथ से अब दोस्तों इसके गुण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके गुण क्या है? परावर्तित, अपवर्तित तथा विवर्तित तीनों गुण होते हैं। यानी परावर्तित का गुण होता है, अपवर्तित का भी गुण होता है तथा विवर्तित भी होती हैं। अब दोस्तों इनके उपयोग देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग होता है रेडियो तथा
टीवी के संचरण में, टीवी के संचरण में। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी किरणों के बारे में हम लोगों ने दोस्तों डिटेल में अध्ययन कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों स्टार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। दोस्तों पहला स्टार पॉइंट देख लेते हैं क्या है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों ये। वैद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में, निर्वात में 1/√μ0 × ε0 के वेग से संचरित होती हैं, संचरित होती हैं, जिनकी निर्वात में चाल, जिनकी निर्वात में चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट हम लोगों ने अंकित कर लिया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्टार पॉइंट बना देंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या है, समय के सापेक्ष कला में कंपन करते हैं, कला में कंपन करते हैं, कला में कंपन करते हैं। इनके बीच, इनके बीच π/2 का कालांतर होता है, π/2 का कालांतर होता है। तो दोस्तों दो स्टार पॉइंट हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं तीसरा स्टार पॉइंट। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टॉपिक जो लिखाए जा रहे हैं दोस्तों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात दोस्तों क्या होता है, आयामों का अनुपात E0/B0 और इक्वल टू दोस्तों किसके बराबर हो जाता है, C के बराबर हो जाता है, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला स्टार पॉइंट। दोस्तों अगला स्टार पॉइंट क्या है, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व, निर्वात में, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र का औसत घनत्व, औसत घनत्व। तो दोस्तों औसत घनत्व ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 ε0 E²। ये दोस्तों इसका फार्मूला बनता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में औसत घनत्व क्या होगा। ये तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र का था, अब यहाँ पर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र का औसत घनत्व दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा UM यानी मैग्नेटिक के लिए 1/2 B² और अपान में दोस्तों μ0, ये यहाँ पर इसका मान आता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला स्टार पॉइंट। तो दोस्तों अगले स्टार पॉइंट में क्या है, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, E बराबर E0
साइन ब्रैकेट में दोस्तों ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोस्तों जहाँ के क्या है, ये तरंग की संख्या है, और एक्स क्या है, उसका अक्ष है। अक्ष के लिए दोस्तों ये प्रदर्शित होता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र, दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र के लिए था। तथा चुंबकीय क्षेत्र तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या आ जाएगा, बी बराबर बी नॉट साइन ब्रैकेट में दोस्तों ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये दोस्तों इसका मान आ गया। अब जहाँ पर दोस्तों ओमेगा का मान देख लेते हैं, जहाँ ओमेगा बराबर दोस्तों क्या होता है 2 पाई, और दोस्तों ये जो म्यू है इसका मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। अब दोस्तों के बराबर देख लेते हैं कि के का मान क्या होता है। तो दोस्तों के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो दोस्तों इस तरीके से सभी के मान हम लोगों ने देख लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ये के का मान दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये ओमेगा का मान दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 8वां चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स का वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2 लेक्चर क्लियर कर लिए हैं। बाकी की चीज़ें दोस्तों बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में।